नेक्स्ट एक आपके पास बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, कोई डेरिवेशन नहीं है कुछ भी, एक फॉर्मूला है, बस आपको बता देता हूँ, दिया हुआ है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है देखिए, जैसे मान लो ये आपके पास गोल्ड का न्यूक्लियस था, ठीक है, बड़ा सा बना लेते हैं, और ये इसका बिल्कुल सेंटर है, गोल्ड के न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस है भाई, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूक्लियस नहीं मतलब एटम लगा लो इसको, ये एटम है और ये इसका सेंटर है, ठीक है, एटम है ये, क्या आपके पास गोल्ड का एटम, ओके। तो एक ये बिल्कुल इसका सेंटर है, बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल सेंटर। तो उसने क्या देखा, वो क्या बोलता है कि अल्फा पार्टिकल जब स्टार्टिंग में आ रहा है इसकी तरफ, तो अल्फा पार्टिकल तो कई रास्तों से आ सकता है भाई, यहाँ से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यहाँ से भी जा रहे होंगे, यहाँ से भी जा रहे होंगे, ठीक है। क्या पता कौन से एटम से मिले हुए, एटम तो बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो आपके पास अल्फा पार्टिकल ऐसे इस तरीके से आ सकते हैं। तो जिस भी अल्फा पार्टिकल को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लो मैं इस अल्फा पार्टिकल को देख रहा हूँ, ये एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो इस अल्फा पार्टिकल का इस सेंट्रल लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द एटम, ठीक है। एटम के सेंट्रल एक्सिस से अल्फा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखता है उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। सेंट्रल एक्सिस ये, इनिशियल वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की ये, इन दोनों के बीच के इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। और इस इम्पैक्ट पैरामीटर अलग अलग हो सकता है, यहाँ वाले को लिए कम है, यहाँ वाले का ज़्यादा होगा, यहाँ वाले का और ज़्यादा होगा, यहाँ वाले का और कम भी, इस वाले का तो जीरो ही हो गया जो सेंट्रल के अनुसार हमारा होगा, ठीक है, ओके। तो इसने क्या इधर ऑब्जर्व करा, मतलब एक फॉर्मूला दे दिया। इसने क्या देखा कि जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस के इधर आ रहा था वो तो वापस ही चला जा रहा है, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल इसके पेरीफेरी तक आ रहा होगा, यहाँ तक, मान लो यहाँ तक, ऐसा बना लेते हैं, जो इसकी यहाँ पे पेरीफेरी तक आ रहा होगा तो वो आपके पास स्मॉल एंगल से डेविएट हो गया। जो आपके पास और भी कम एंगल से आ रहा होगा वो लार्ज एंगल से डेविएट हो गया होगा। एंगल ये मेजर हो रहे थीटा, ये थीटा, ये 180 डिग्री। आपके पास जो इधर आ रहा होगा वो लार्ज एंगल से डेविएट हो गया होगा, ये स्मॉल एंगल से डेविएट हो गया होगा, इस तरीके से, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर से अब उसने इस डेविएशन एंगल की एक रिलेशन निकाल दी। भाई ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस मतलब जीरो एंगल से आया तो मैक्सिमम डेविएशन है। एक चीज़ तो दिख रही है हमको यहाँ पे, अगर आपके पास जीरो एंगल से जा रहा है, जीरो एंगल कैसे, अल्फा पार्टिकल भी इधर जा रहा है और सेंट्रल लाइन भी यही है, तो जीरो एंगल है, तो आपके पास 180 डिग्री की स्कैटरिंग हो रही है, 180 डिग्री की स्कैटरिंग हो रही है, मतलब कि जीरो एंगल बोल लो या इम्पैक्ट पैरामीटर जब जीरो है तो 180 डिग्री की स्कैटरिंग हो रही है आपके पास। देखो बी तो इधर जीरो नहीं, यही सेंट्रल एक्सिस, यही इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनके बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, डिस्टेंस ही नहीं है, एक ही चीज़ है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर तो कितना हो गया, जीरो। और आपको ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसकी स्कैटरिंग 180 डिग्री से हो रही है, बाकी किसी की 90 डिग्री से, किसी की 90 से कम से, किसी की 90 से ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन कि उनका इम्पैक्ट पैरामीटर कितना, कि वो इसकी रेडियस के साइज़ के अप्रोक्सीमेटली से आ रहा है, इसकी पेरीफेरी में आ रहा है तो कम एंगल से, और ज़्यादा आ रहा है तो और कम एंगल से, जो बिल्कुल ही ऊपर से जा रहे हैं वे आपके पास सीधे ही जा रहे हैं, डेविएशन एंगल बिल्कुल जीरो। तो जिनका बी बहुत लार्ज है, जिनका बी बहुत लार्ज है मतलब कि बहुत ऊपर वाले, वे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ही जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन जाने का मतलब है इनकी डेविएशन लगभग आपके पास जीरो है, लार्ज के लिए जीरो, ठीक है, स्मॉल के लिए लार्ज। तो आपको डिक्रीजिंग फंक्शन रखना पड़ेगा। भाई देखिए आपके पास जो बी जिनका स्मॉल है, बी स्मॉल होने का मतलब है न्यूक्लियस के आसपास आ रहे हैं, तो इनमें डेविएशन या स्कैटरिंग क्या थी, ज़्यादा है, स्कैटरिंग ज़्यादा है। जिसका बी ज़्यादा है वो बहुत दूर वाला वो स्ट्रेट ही चला जा रहा है, तो इसकी स्कैटरिंग कम हो रही है। तो बी कम तो ये ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये कम, और एक चीज़ और कि अगर बी जीरो है तो ये 180 डिग्री का हो गया आपके पास, कम होता होता। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इस तरीके से बिहेव करता है, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन आपको चाहिए होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि डिक्रीजिंग फंक्शन वो होता है कि आप एंगल बढ़ाओ और उसकी वैल्यू घटती चली जाए, ठीक है। तो इसने एक फॉर्मूला दिया इनके बीच में कि इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है आपके पास, ये आपके पास 1/4πε0 ZE² कोट θ/2, ठीक है, देख लेता हूँ एक बार, कोट θ/2, ओके, डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये फॉर्मूला, पिछला जो फॉर्मूला था
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, उसमें एक 2 इधर आता था, ठीक है, वो 2 हटा दिया, बाकी एक कोट थीटा बाई 2 और लगा दिया, ठीक है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी सारा का सारा वैसा ही है। जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू नीचे काइनेटिक एनर्जी, ये सब आपके पास पिछले भी फॉर्मूले में था, उसमें बस इधर 2 होता था, ये 2 इधर हटा दिया गया है और एक कोट थीटा 2 इसमें एक्स्ट्रा है। ये फॉर्मूला भाई आपको याद करना पड़ेगा। जो कोट होता है ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे, अगर मैं कोट 0 की बात करता हूँ तो कोट 0 होगा आपके पास कोस 0 अपॉन में साइन 0, कोस 0 आपके पास, ठीक है, कोस 0 कितना होता है आपके पास 1, तो कोस 0 1, साइन 0 इन साइन 0 0, तो ये आपके पास इनफाइनाइट आ गया आपके पास, कोस 0 इनफाइनाइट, ठीक है। कोस कोट 45 डिग्री की बात करता हूँ तो कोट 45 डिग्री होता है आपके पास 1। कोट आपके पास 30 डिग्री की बात करते हैं अगर, तो कोस 30 डिवाइडेड बाई साइन 30, है ना, तो कोस 30 होता है आपके पास 1/2, साइन 30 होता है √3/2, 2 से 2 कट गया तो ये आया 1/√3, तो मतलब पहले इन्फिनिटी था फिर घट रहा है ना, इस तरीके से चल रहा है आपके पास। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है आपके पास। कोट 90 डिग्री की बात करें तो ये आपके पास कोस 90 मतलब कि 0 आ जाएगा, तो घट रहा है, कोट 90 डिग्री आपके पास 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है इस स्कैटरिंग को कि इतना एंगल, इतने इम्पैक्ट पैरामीटर इतना है तो इतनी स्कैटरिंग होगी, इतना है तो इतनी स्कैटरिंग होगी। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे जस्ट आपको फॉर्मूला बता दिया है, कई बार फॉर्मूले का ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपके पास, ठीक है, इसलिए क्लियर है। तो ये था आपके पास इम्पैक्ट पैरामीटर। अब उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने जो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे थे उनकी एनर्जी निकाली, और ये एनर्जी उसकी एक्यूरेट आई थी, मतलब कि लगभग सही आई थी हाइड्रोजन एटम के लिए। एनर्जी उसने सही प्रेडिक्ट कर दी थी। आगे बोहर भी जाके इसको निकालेगा और बोहर का रिजल्ट भी यही आने वाला है आपके पास, ठीक है। तो एनर्जी आपके पास ठीक इसने प्रेडिक्ट कर दी थी। तो नेक्स्ट आपके पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकाली उसने, ठीक है, और ये सही निकाली गई है। ये इम्पैक्ट पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं था भाई, इसमें जो फॉर्मूला आया है वो जस्ट आपको याद करना चाहे तो कर ले, मतलब इसकी फॉर्म याद रखे कि कोट थीटा बाई 2 इसमें वो रहता है आपके पास, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला तो याद ही है, उसी जैसा है ये भी आपके पास। तो ये फॉर्मूला, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके उसने ये चीज़ डाल ली है। नेक्स्ट आपके पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए ऑर्बिट, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी रहेगी ये उसने निकालनी है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए उसने बोला कि जब आपके पास ये मैंने बोला कि ये न्यूक्लियस है एटम का और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो मान लो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है किसी r रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किस वजह से हो रहा है, पहले तो ये रीजन जानो, है ना। तो ये बोलता है जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो सेंटर की तरफ कोई फोर्स होता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये बढ़ के आए हम। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास रिवॉल्व कर रहा है तो डेफिनेटली सेंटर की तरफ कोई फोर्स रहा होगा तभी रिवॉल्व कर रहा होगा। सेंटर की तरफ फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स कोई रियल फोर्स प्रोवाइड कराता है, तो कौन इधर प्रोवाइड करा रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स फोर्स होगा अट्रैक्शन का। तो ये क्या बोलता है, जो ये कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, यही आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। यही क्या होगा आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, और तो कोई दिख नहीं रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो कूलम्ब्स फोर्स लिख लेते हैं। आपको पता है कि दो चार्जेस के बीच में यहाँ पर चार्ज कौन कौन है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Ze का, है ना। न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन पे E होता है तो Z प्रोटॉन है वहाँ पे, तो Ze हो गया। और किसी एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि r डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स क्या बोलता है, Q फोर्स, तो क्या बोलता है आपके पास दो कूलम्ब्स लॉ से, फोर्स होता है K इंटू में चार्जेस की मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस स्क्वायर, यही तो फोर्स होता है, ठीक है। तो बात करते हैं कूलम्ब्स फोर्स में। तो ये आएगा आपके पास K इंटू में फर्स्ट चार्ज बॉडी का, फर्स्ट बॉडी का चार्ज, सेकंड बॉडी का चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इजिकल टू सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास mv²/r। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास mv²/r, ठीक है। यहाँ से आपके पास r निकालना चाहे तो आप r निकाल सकते हैं। तो आपके पास ये आएगा r = kZe² डिवाइडेड बाई mv²। तो
तो इन सब की वैल्यू आप रख के रेडियस भी निकाल सकते हैं उस ऑर्बिट की कि कितनी आपके पास रहने वाली है। ठीक है, तो ये रेडियस निकालने के लिए था। ये लगभग आपके पास अभी एक्यूरेट नहीं आएगा क्योंकि पता ही नहीं है कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, अगर ऑर्बिट का पता हो तब जाके रेडियस की एक्यूरेट वैल्यू आती है। तो इसके बारे में बोहर देगा आगे, बोहर बताएगा कि कितनी क्या रेडियस है। ठीक है, वेलोसिटी भी नहीं पता ना हमको, कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है ये सब अभी, है ना। ओके, चलो आगे देखते हैं। उसने तो मेन तो एनर्जी निकालनी है। तो अगर एनर्जी की बात करें किसी भी चीज़ की, किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की बात करें तो इसके पास एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी बना रहे होंगे। ठीक है, पहले मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। इस इक्वेशन से ध्यान दीजिए, आपके पास यहाँ से मैं r से r तो कट ही गया था आपके पास। देखिए यहाँ से क्या बना आपके पास, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इस इक्वेशन से बना आपके पास mv स्क्वायर इजिकल टू kze स्क्वायर बाई r, यही बना था। मैं अगर इस इधर हाफ कर देता हूँ तो उधर भी हाफ कर लो भाई, तो ये बन जाएगा kze स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई आपके पास। काइनेटिक एनर्जी आपके पास नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसको प्लस का लिखा है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये आपकी ये निकल के आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी आपके पास, बोलिए आप, कि आप बोलेंगे कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze का। ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक लोकेशन पर पोटेंशियल डिफाइन होता है, तो इस लोकेशन का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। इस पोटेंशियल का फॉर्मूला जैसे पहले किया था वैसे ही लिखा जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाई डिस्टेंस। ठीक है, K इंटू में चार्ज इसका कितना है Ze डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है आपके पास R के बराबर। इतना तो इसने पोटेंशियल करा। अब यहाँ पे मेरे को तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इंटू में चार्ज, जो चार्ज उस लोकेशन पे आया है वो वाला चार्ज कौन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, पोटेंशियल का इंटू में इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल इंटू में चार्ज, पोटेंशियल लोकेशन R इंटू में चार्ज, चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का जो उधर आया है। तो पोटेंशियल तो मैं उधर बता चुका हूँ आपको कितना है, KZe स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। पोटेंशियल KZe बाई R, पोटेंशियल तो इतना क्रिएट करा। चार्ज कौन आया है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, नेगेटिव। तो ये कितना बनता है आपके पास, माइनस का KZe स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए उधर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब प्लस का ही है। यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन कंसीडर करा है, नेगेटिव भी हो सकती है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आ गई, काइनेटिक आ गई, दोनों को फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो भाई। फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो मैं इसको यहाँ शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी को T से दिखा लेते हैं सपोज करो, तो ये होगी आपके पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक आपके पास KZe स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। भाई K पता नहीं इधर क्या है, K आपके पास 1/4πε0 फर्स्ट यूनिट में करके हैं, भूल गए होंगे। जमा में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव की है तो इसलिए माइनस साइन आ गया, KZe स्क्वायर बाई R। दोनों से आपके पास R 2R एलसीएम आ जाता है, ये बनता है KZe स्क्वायर माइनस का R से R कैंसिल 2KZe स्क्वायर, और इन दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का KZe स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। इतनी टोटल एनर्जी इसके पास है। ये आपको कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा लग रहा होगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जब करी थी तो ये कुछ वैसा है आपके पास, बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट आया था उधर भी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में जाके। ठीक है, देखिए आपके पास एनर्जी, टोटल एनर्जी आपके पास निकल के आई माइनस का KZe स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी वाला जो टॉपिक किया था ना हमने, उधर सैटेलाइट की एनर्जी निकाली थी, बिल्कुल ऐसी ही कुछ आया था उधर भी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैं याद दिलाते हूँ। सैटेलाइट जो अर्थ से बाहर आपने भेजी है उसकी जो टोटल एनर्जी होती थी वो भी ऐसे ही निकलती थी सैटेलाइट की। कैसे क्या आती थी वो आपके पास, उधर K की जगह होता था आपके पास G, माइनस का G मासिस M इंटू M डिवाइडेड बाई 2R। ये सैटेलाइट की एनर्जी होती थी।
यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही है कि यहाँ पर के कांस्टेंट होता है, वहाँ पे जी कांस्टेंट था। चार्ज का काम वहाँ पे यहाँ पे ई करता है, वहाँ पर चार्ज का काम मास कर रहा होता था, बीच में डिस्टेंस आपके पास, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है। तो ये टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और बहुत आगे जाके निकालेगा तो एनर्जी आपके पास यही आने वाली है। वो जस्ट ऑर्बिट्स के लिए निकालेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना, सेकंड में कितना, पर फॉर्मूला इसी तरीके से डिराइव होने वाला है आपका वहाँ पर भी जाने के बाद, ठीक है। यहीं से आप बाइंडिंग एनर्जी भी डिफाइन करते थे सैटेलाइट की, अगर आपको याद हो तो बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती थी कि जो सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट से हटाने के लिए रिक्वायर्ड होती थी। मतलब इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को मतलब जिस ऑर्बिट में है उसको छोड़ के चला जाए, ठीक है। दो चीज़ों को बाइंड करने वाली जो एनर्जी है उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो उसको कैलकुलेट करना है तो क्या है, उसको सेपरेट करके देख लो, दो पॉइंट्स को बिल्कुल इनफाइनाइट सेपरेशन, मतलब बहुत दूर ले जाने के लिए जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो अगर यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी बात करते थे तो बाइंडिंग एनर्जी जितनी इसके पास एनर्जी है उतनी ही हम प्लस में देखते थे, Gmm/2r, इसकी उतनी ही इतनी एनर्जी अगर इसको दे दी जाएगी तो ये इसको छोड़ के चला जाएगा, फ्री हो जाएगा। ऐसा ही इधर है, इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को इसकी ऑर्बिट से हटाने के लिए, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, और वो जस्ट इसकी ही प्लस की होती है, kZe²/2r। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, ठीक है, ओके। तो वो बाइंडिंग एनर्जी आपके पास वैसे बता दिया, बाइंडिंग एनर्जी कुछ काम की नहीं है। नेगेटिव एनर्जी क्या शो कर रही है, नेगेटिव एनर्जी हरदम अट्रैक्शन को शो करती है, नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्शन को शो करती है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड टू न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंडेड है, छोड़ के नहीं जा सकता, ठीक है, बिना एनर्जी लिए छोड़ के नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंडेड है, ये नेगेटिव एनर्जी शो कर रही है, नेगेटिव एनर्जी मतलब अट्रैक्शन शो कर रही है, ठीक है। ये उसने निकाला भैया आपके पास एनर्जी के बारे में। और अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जो साथ साथ चल रहा था रदरफोर्ड मॉडल के टाइम पर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्या ऑब्जर्वेशन हमने देखी, और जिस चीज़ को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और उसको बस हम स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में ऑब्जर्व क्या हुआ है। फिर हम बताएंगे कि रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या बनी, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ही एक ऐसी चीज़ आ गई थी उसी टाइम पर जिसको ये आपका एक्सपेरिमेंटली अपने मतलब जो इसने ये अपना मॉडल दिया है इसके बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ना जरूरी है। तो अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देखेंगे, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन इनसे हुई नहीं थी क्लासिकल फिजिक्स में। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को बाद में बोहर से एक्सप्लेन करेगा, तो उसको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन वहाँ पे देखेंगे, पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता क्या है वो अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।